तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, जनाब उमर अयूब खान लीडर ऑफ द अपोजिशन और उनकी मुकम्मल टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप सब जानते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो एक 2-3 हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है और हमने पूरी फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं और हमने अपना नुक्ता नज़र दिया है, वो भी किसी पर मख्फी नहीं है। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक मुत्तफ़क़ा तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमने खुशामदीद कहा है इसके लिए। और 2 रोज़ कबल मैं कराची में जनाब बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके घर में बैठकर 4-5 घंटे हमने इस पर तवील बहस की और हर एक शिक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया और कुछ चीज़ें थीं कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। कल जब लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे। वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिकों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आइनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है और आज तक जहाँ बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है। उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदा भी होना चाहिए। इसमें
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए या उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज़्म बन सकता है, लेकिन वो चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तेफाक राय तक पहुंच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासां किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गईं। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहें, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारे नेकनीयती का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें। ये नहीं चलेगा। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं, और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौलाना साहब के मेहमान नवाजी के और रहनुमाई के बहुत मशकूर हैं। हम बड़े दिल के साथ और ओपन हार्टेडली मौलाना साहब के साथ इस गुफ्त शनीद में हम शरीक हुए थे। पहले दिन से हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है, आपके साथ मिलके आपके रहनुमाई में जैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोज़ल आप आगे सबमिट करेंगे, हम एज अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिल कर के हम बढ़े। जब स्पेशल कमेटी में हम पहले दिन गए तो पहले दिन से जिस बात का तज़किरा मौलाना साहब ने किया, पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे एमएनएगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हर मरतबा हमारी अगर कोशिश रही तो ये रही कि हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर किया जाए। आज मौलाना साहब के पास हम आए थे जबकि आखिरी मराहल में ये आईनी तरामीम होने जा रही है। हर चंद कि हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो
MNAs ہے اور ہمارے سینیٹرز ہے، ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ایوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں۔ جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے، اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا، آلموسٹ اتفاق کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائیں گا۔ لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں ایک بات کر لوں، ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے، اور کل کوئی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی تھی۔ دونوں پارٹی نے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی، سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے، مفادات خریدنے کے لیے یا پھر زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو، ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت 63A میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا، اور یہ کہ بالکل سرے سے وہ پتہ نہیں ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت صورتحال میں یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی، یکدم تبدیلی کیوں لائی گئی تھی۔ آج ایک ایسے وقت میں تبدیلی لائی گئی ہے کہ پھر ایک حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یہ اصول کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، ملکی اور قومی ضرورت کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، نہیں یہ کہ آپ موروثی ضرورت کے تحت اس قسم کی ترامیم کرتے رہیں۔ ترمیم کے پیچھے ہے کن کا ہاتھ ہے ترمیم کے پیچھے کہ اس وقت ترمیم اہمیت کے حامل سمجھا رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں اس کے پیچھے محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب یہ سوال لے لیں، آپ نے کہا کہ کل صبح تک کا وقت دیتے ہیں یہ حالات درست کر لیے جائیں، اگر نہیں درست کیے جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے۔ اچھا مولانا یہ بتائیں کہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے اس تشویش کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ KP ہاؤس تک بھی رینجرز پہنچی، وہاں پر ادارے کے اہلکار پہنچے باوردی، اور وہاں سے CM کی گرفتاری کی کوشش ہوئی، یہ ایک طرف۔ لیکن آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری کوڈز بنانے کی بھی بات ہے، اور اس میں راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کوڈز کے حوالے سے جائیں گے آگے؟ اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ان کی رائے ہے، اس کے مقابلے میں ہماری بھی رائے ہے، یہی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ شاید ابھی اس کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو، شاید پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات چیت ہو، باتیں چلتی رہیں گی، وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہم ایک حل تک پہنچیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رائے آپ کے سامنے کہہ دی، وہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں، انہوں نے رائے دی ہے اور اس کے رائے کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھو ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں، آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے، مسودے پر بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ماحول ایسا نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ حکومت کوئی قانون سازی لا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی قانون سازی اگر لائی گئی تو پھر آج تک کی اس پریکٹس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے دن بھی لا سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ حرکتیں جو میں نے آپ سے اس پر احتجاج بھی نوٹ کرایا آپ کو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اور ہم اس پر اپنا ریئیکشن دیں گے۔ ایک متنازع ترمیم اگر اس ایوان سے پاس کرایا گیا اور گردنیں توڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ان سے بائی ہک اینڈ بائی کروک ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ جمہوریت ہوگی؟ پھر ہم کہیں گے، آپ کہتے ہیں نا پھر کیا کرو گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی
कानून साजी और आइन साजी और तरमीम का हक नहीं है। हमें इस अच्छा, पर एक मजबूर न लफ्ज़ किया जाए एक- कि हम दोबारा उस मौक़िफ़ पे चले जाएं कि पार्लियामेंट जो है हम उसके किसी किस्म के कार्रवाई में फिर शामिल ना हों। ये फिर बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा इस पर। अच्छा, एक मिनट, इसमें सिर्फ एक मिनट ऐड करूँ। टिका एक मिनट हाँ, एक मिनट। देखिए, आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया है, हमारे पास जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था, ये तीसरा ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया। पहला भी लीक हुआ था, दूसरा उन्होंने 12 तारीख को दिया है, आज भी एक ड्राफ्ट दिया है। हमारे पास अपना ड्राफ्ट है क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स से हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ARY न्यूज़ पे वो लीक हुआ है। आप उस ड्राफ्ट को देखें, उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र नहीं। और हमने दो चीज़ें रखी थी, एक इसका, दूसरी हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें टाइम चाहिए। मौलाना साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कहा सारा कुछ हम लेके जाएंगे, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे तो फिर आपके साथ वो बात करेंगे। ये बताइएगा क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान को लीड करते हुए देख रही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान आने वाले कुछ दिनों में लीड करेंगे? मैं पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ, तुम थैंक यू।